हाय फ्रेंड्स, स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एनवायरनमेंट की अगली टॉपिक लेके आया हूँ, पोल्यूशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग का चर्चा किया था। अब ये प्रदूषण, ये भी टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मेन है आपका जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन एंड मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, ये तीन मुख्य हैं और बाकी जो छोटे मोटे रहेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, ये सब इस पे भी हम लोग चर्चा किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले देखा जाएगा वाटर पोल्यूशन को। ठीक है, और उससे पहले प्रदूषण कहते किसे हैं। ठीक है, तो समझ लीजिएगा इसकी डेफिनेशन कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा इत्यादि में होने वाला जो अवांछित परिवर्तन है वही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अगर मिट्टी में, जल में, वायु में अगर अवांछित परिवर्तन कुछ हो गया तो उसे ही क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए जल प्रदूषण। देखिए, भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जो जल के प्राकृतिक गुणों को, जो इसका नेचुरल गुण है उसको चेंज कर दे, परिवर्तित कर दे, वो जीव जंतुओं या मनुष्यों के लिए हानिकारक जल प्रदूषक कहलाता है और इसी प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे जल प्रदूषण की परिभाषा। ठीक है, जल प्रदूषण का सूचक क्या है? ठीक है, वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या है? किस बेसिस पे हम कहते हैं कि जल प्रदूषण हो गया है, कैसे चेक करते हैं इसको, तब बात किया जाएगा उसके कारण पे। ठीक है, देखिए दो टाइप से चेक किया जाता है, एक घुली हुई ऑक्सीजन के आधार पर और एक होता है बीओडी लेवल। इसके फुल फॉर्म दो मिलते हैं, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पुश भी लिया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको आप एकदम याद रखिएगा, कई बार तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका फुल फॉर्म, तो ये बीओडी का है। ठीक है, आइए बात किया जाए कि ये सूचक से कैसे पता करते हैं। देखिए, जब भी किसी जल में प्रदूषण बढ़ेगा तो उस जल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, ठीक है, वो भी बढ़ेंगे, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने लगेगी, तो जल प्रदूषित माना जाएगा। अब बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है लाइन कि जब भी किसी जल में प्रदूषण बढ़ेगा तो उस जल में सूक्ष्म जीव भी बढ़ेंगे, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी बढ़ेंगे, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। क्यों भाई? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको भी ब्रीथिंग करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन लेंगे, और जितना प्रदूषण बढ़ेगा उतने ही सूक्ष्म जीव भी बढ़ेंगे, तो उनको भारी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। इस कारण से क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी तो जल प्रदूषित माना जाएगा, क्योंकि कोई भी जल तभी स्वच्छ माना जाता है, फ्रेश वाटर, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा एकदम उचित हो। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि घुली हुई ऑक्सीजन के आधार पर। दूसरा क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, जैव निम्नीकारक प्रदूषक, जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशंस, जैसे घर का कचरा हो गया, मनुष्यों का मल, जानवरों का मल, इसी को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशंस, जैव निम्नीकारक प्रदूषक को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों को लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा उस जल का बीओडी कहलाती है। अब बात समझ में आई कि जितने भी जैव निम्नीकारक प्रदूषक हैं, इनको खत्म करने के लिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको लगने वाली ऑक्सीजन की मात्रा उस जल का बीओडी कहलाती है। यहां ऑक्सीजन की डिमांड जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, प्रदूषण उतना ही अधिक माना जाएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा कि दूसरा क्या है, बीओडी लेवल, कि जहां भी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब कि उस वाटर में पोल्यूशन ज्यादा है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, आइए अब देखिएगा जल प्रदूषण का कारण क्या है। ठीक है, एक होता है भूमिगत जल प्रदूषण और दूसरा होता है सतही जल प्रदूषण। ठीक है, आइए बात किया जाए। इंपॉर्टेंट है भूमिगत जल प्रदूषण समझना अच्छे से, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं।
सबसे नंबर 1 है आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, अब कहेंगे आर्सेनिक क्या होता है, तो आर्सेनिक बहुत बैड केमिकल है जो अगर जल में घुल जाए या जल में मिल जाए, भूमिगत जल में, तो बहुत से रोगों को जन्म देता है। ठीक है, देखिए चीनी फैक्ट्री, वस्त्र फैक्ट्री, कागज फैक्ट्री और अन्य भी जितने रासायनिक फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, उनसे निकलने वाले जल आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं। अब समझ में आया कि जितने भी रासायनिक फैक्ट्री हैं उनसे जो जल निकलेगा वो आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड उस बनाएगा। ठीक है, और जब ये केमिकल भूमिगत जल में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है आर्सेनिक जल प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण। ठीक है, भारत में आर्सेनिक जल प्रदूषण की पुष्टि पहली बार पश्चिम बंगाल में 1983 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीजें यहां पे ध्यान गौर करिएगा। जल प्रदूषण का कारण क्या है? भूमिगत जल प्रदूषण। क्या है भाई? तो आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि। आर्सेनिक क्या होता है? तो ये बहुत बुरा केमिकल होता है। ये है लेड है, फ्लोराइड है। कैसे बनते हैं, निकलते हैं? तो चीनी फैक्ट्री, वस्त्र फैक्ट्री, कागज फैक्ट्री या अन्य जितनी रासायनिक फैक्ट्रियां हैं उनसे जो निकलने वाले जल होते हैं वो आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड होते हैं। ठीक है, भारत में आर्सेनिक जल प्रदूषण की पुष्टि सबसे पहली बार कहां हुई? तो पश्चिम बंगाल में 1983 में, 1983 में। ठीक है, सब्जियों, दालों और उबले हुए चावल में आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा पाई गई है। ठीक है, और कई बार अगर आपसे ये क्वेश्चन करे कि कच्चे चावल की अपेक्षा तुलना में उबले चावल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है, तो यस, ठीक है, एकदम आप सही करिएगा। जब आते हैं क्वेश्चन कथन कारण वाले, तो कच्चे चावल की तुलना में उबले हुए चावल में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अगला है कि आर्सेनिक जल प्रदूषण से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के भूमिगत जल आर्सेनिक से प्रभावित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, असम है, बिहार है, झारखंड है और यूपी, इनके जो भूमिगत जल हैं वो क्या है? आर्सेनिक से प्रभावित हैं। ठीक है, इनमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा पाई गई है। ठीक, तो यहाँ के जल जो पीने वाले हैं वो प्रदूषित हो चुके हैं। ठीक है, आर्सेनिक जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखिए, काला पांव, यकृत, गुर्दे और फेफड़े संबंधित रोग, लीवर से, किडनी से, लंग से संबंधित रोग होंगे। ठीक है, चर्म रोग होगा, स्किन डिजीज, स्किन कैंसर, चर्म कैंसर और जितने भी रक्त विकार संबंधी रोग है ये सब देख लीजिए। आर्सेनिक युक्त अगर जल होगा या आर्सेनिक जल प्रदूषण होगा तो ये सब रोग पनपना शुरू हो जाएंगे या रोग हो जाएंगे। ठीक है, तो आर्सेनिक इतना खराब है। ये है वाटर पोल्यूशन में, भूमिगत जल प्रदूषण में आर्सेनिक की मात्रा। हम लोग पढ़े आर्सेनिक को। ठीक है, अगला क्या है? फ्लोराइड जल प्रदूषण। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि राजस्थान, इस तरह तो भारत के 20 राज्य में जो लगभग 203-204 जिले हैं उनमें ये पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में ये सर्वाधिक है। ठीक है, जो फ्लोराइड जल प्रदूषण है ये राजस्थान में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। और भारत के 20 राज्य के लगभग 203-204 जिले फ्लोराइड प्रदूषण से ग्रस्त हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सोर्स क्या है? जैसे आर्सेनिक का आप पढ़े कैसे निकलता है, तो फ्लोराइड जो ज्वालामुखी उत्सर्जन है, वोल्केनिज्म, जो फास्फेट उर्वरक है, ठीक है, जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है और स्टील और एल्युमिनियम उद्योग, इन चीजों से भारी मात्रा में फ्लोराइड निकलता है और ये जाके जल में मिलने से जल प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इनसे होने वाला रोग कौन है? तो अत्यधिक लार स्राव, मतलब अत्यधिक लार का निकलना, अत्यधिक मात्रा में एंजाइम का निकलना, बहना, पेट में दर्द, ठीक है, उल्टी, वॉमिटिंग, मांसपेशियों में ऐंठन, मसल्स में ऐंठन की तरह महसूस होगा, ऐंठन होने लगेगा। ठीक है, दौरे आना, ठीक, और जोड़ों में अकड़न, ये सारी चीजें किससे है? फ्लोराइड जल पोल्यूशन से, फ्लोराइड वाटर पोल्यूशन से है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जल प्रदूषण के कारण में भूमिगत जल प्रदूषण जिसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड मेन है, लेड भी जो है, जो शीशा जो गाड़ियों के धुएं से निकलता था,
अब तो कम निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रदूषण का कारक माना जाता था, ठीक है। तो ये हमारे हैं वाटर पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां समझ लीजिए, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला देखिए, हाँ अब बात कर लिया जाए जरा, मैंने उसको नहीं लिखा है इसलिए कि मेन फोकस आपको ये करना है जल प्रदूषण में भूमिगत जल प्रदूषण, लेकिन सुने रहेंगे तो वो भी याद रहेगा, तो लिखना हो तो लिख भी लीजिएगा। दूसरा क्या है, सतही जल प्रदूषण, सरफेस वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये तो भूमिगत जल है, जमीन के अंदर है, ठीक है, और जो सतह पे है, जो नदी है, तालाब है, ऐसी जगहों पे, उसमें क्या होता है, जितनी भी लेदर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ये सारी चीज, इनसे जितने भी केमिकल निकल रहे हैं और जो भी इंडस्ट्रियल कचरा बन रहा है, औद्योगिक कचरा, ये सब कहाँ जा रहा है, इसका मुहाना किसी न किसी नाले से होकर नदी में मिल जाता है, ठीक है, तालाब में मिल जाता है। तो होता क्या है कि जितना अधिक औद्योगिक कचरा जाएगा किसी नदी में, तो नदी क्या होगी, आप अभी देख ही रहे हैं, वो चाहे ग्राउंड वाटर लेवल की बात हो, चाहे सरफेस वाटर लेवल की बात हो, क्या होगा वहां पे, अगर केमिकल जाएगा तो भारी मात्रा में पोल्यूशन को जन्म देगा, ठीक है। और ऐसा ही हुआ क्या कि जो दामोदर नदी है उसको जैविक मरुस्थल ही घोषित कर दिया गया, ठीक है। भारत में वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, वो पूरा पानी ही सूख गया, खत्म हो गया, वो औद्योगिक कचरे से पूरा भर गया, ठीक है। तो उसको जैविक मरुस्थल नदी घोषित कर दी गई, दामोदर नदी को, ठीक है। वहां पे इतना ज्यादा प्रदूषण औद्योगिक कचरे से बढ़ गया था। तो आप ये समझ गए कि सतही जल प्रदूषण भी ऐसे होता है, ठीक। आइए अब बात किया जाए जल प्रदूषण से होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है। तो मेन जो है वाटर पोल्यूशन जहां भी होगा, सबसे पहले डायरिया, दूसरे नंबर पे टाइफाइड जिसे बोलते हैं मियादी बुखार, कॉलरा जिसे बोलते हैं हैजा, और हेपेटाइटिस ए, वही जो आपका नॉर्मल पीलिया है। पीलिया भाई जॉन्डिस 3 प्रकार का, हेपेटाइटिस ए, बी और सी, तो उनसे बी और सी तो लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर होते हैं। जो नॉर्मली आपका हेपेटाइटिस ए है, जॉन्डिस, ठीक है, वो किससे होता है, जहां भी जल दूषित होगा। तो डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, ये जल के संक्रमित होने वाले, जल के संक्रमण से होने वाले रोग हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं तो लोग हो जाते हैं कंफ्यूज, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जल प्रदूषण से होने वाले रोग। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि जल में इस केमिकल की मात्रा इतनी अगर बढ़ जाती है तो कौन से रोग को जन्म देती है, ये भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। जल में अगर मरकरी, जिसको बोलते हैं Hg, मरकरी की अत्यधिक मात्रा हो जाए तो उसी से मिनीमाता रोग हो जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जल में मरकरी की अत्यधिक मात्रा हो जाए तो मिनीमाता रोग, ठीक है। जल में सीडी, कैडमियम की अत्यधिक मात्रा हो जाए तो इताई रोग होता है, ठीक। अगर जल में जस्ता, ठीक है, जिंक की अत्यधिक मात्रा हो जाए तो डिस्प्लेक्सिया नामक रोग हो जाता है। जस्ता अगर बढ़ेगा तो डिस्प्लेक्सिया नामक रोग होगा, ठीक है। अगर जल में सीसा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए तो सिर दर्द, मांसपेशियां कमजोर, मसल्स वीक हो जाएंगे, टीथ वीक हो जाएंगे, दांत कमजोर, और एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। एनीमिया का मतलब ही होता है रक्त या आयरन की कमी, उसी को बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। बायोलॉजी में आप जो मैं क्लास लिया हूं अभी अपने इसी चैनल पे, तो बायोलॉजी में आप देखेंगे मैं पढ़ा चुका हूं, उसमें जब जाएंगे उसमें भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे टॉपिक हैं। तो मैंने एनीमिया का जिक्र बहुत अच्छे से किया है, जब पढ़ाया है आरबीसी भी, जब पढ़ाया हीमोग्लोबिन भी, और जब पढ़ाया है मिनरल्स, कॉपर और कोबाल्ट, हर जगह पे एनीमिया संबंधित बातें आई हैं। तो उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, वहां से बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एनीमिया से, एनीमिया को बोला जाता है रक्त या आयरन की कमी। ये सब क्या है भाई, जब जल में सीसा की अत्यधिक मात्रा होगी तो सिर में दर्द, मांसपेशियां कमजोर, दांत कमजोर और एनीमिया जैसे रोग के लक्षण दिखने लगेंगे, ठीक है। जल में अगर फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा हो जाए तो इससे नी नॉक सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल में फ्लोराइड बढ़ेगा तो नी नॉक सिंड्रोम डिसीज होगा, ठीक है। जल में अगर नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा हो जाए तो इसे ही बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिएगा कि जल में नाइट्रेट का आना कैसे आएगा, जब उर्वरक यूज करते हैं, कीटनाशक यूज करते हैं खेतों में,
तो जब बारिश होके पानी समुद्र या नदी में आती है उसको मछलियां खाती हैं और मछलियों को हम लोग खाते हैं, उसी से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये जल में अगर इसकी अत्यधिक मात्रा होगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को ये जन्म देगी। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, यहां से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में जो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जल प्रदूषण के उपाय क्या हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, सभी प्रकार की गंदगी रसायन और अपशिष्ट पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या प्रतिबंध लग जाए तो क्या होगा, जल प्रदूषित होने से बच जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, अब इसको अच्छे से समझिए कि सभी प्रकार की गंदगी रसायन अपशिष्ट पदार्थों का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में गंदगी फैलाने का मतलब मल मूत्र त्यागने, साबुन लगाकर नहाने। बहुत लोग नदी में जाके, तालाब में जाके साबुन लगा के लगते हैं नहाने। ठीक है, तो मल मूत्र त्यागने, साबुन लगाकर नहाने, मृत जीवों को फेंकने, करकट फेंकना, उसी में कूड़ा कचरा फेंक देना। तो ये सब पे अगर प्रतिबंध लग जाए तो हम जल को बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण से बचा सकते हैं। ठीक है, ये उपाय हो गया। दूसरा, उद्योगों और कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदियों और तालाबों में फैलने से अगर रोका जाए तो भी हम वाटर को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय हो गए। अब देखिए, मैंने एक छोटे से में एक बात लिखी है, ये भी इसी संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से करिएगा और घबराइएगा मत कि छोटा लिखे हैं। जब आप आराम से वीडियो देखेंगे तो अब तो हर सुविधा हो गई है, आप जूम करेंगे तो एकदम बाकायदे आपको स्पष्ट दिखाई देगा, तो आराम से आप देख के इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे मैं जितना भी वीडियो लेके चल रहा हूँ हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, तो आप एकदम बाकायदे आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, मैं आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि जो भी हमारे छात्र हैं अगर किसी कारणवश कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, आप यहाँ से नोट्स बनाइए। मेरे जितने भी सब्जेक्ट मैं चला रहा हूँ, जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आराम से इसका नोट्स बनाइए और बढ़िया से अपना जीएस एकदम, जितने भी सब्जेक्ट हैं एक बढ़िया नोट्स बनेगा और एकदम आपका जीएस तैयार हो जाएगा। आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जरा फील नहीं होगा कि मैंने कोचिंग नहीं की, ये कोचिंग क्लास ही है। जैसे मैं कोचिंग में मैं भी पढ़ाता हूँ, जैसा मैं कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूँ सेम टू सेम यहाँ पढ़ाता हूँ, एक भी अंतर नहीं है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, निःशुल्क पढ़ाई है, मन से पढ़िए। आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो जितनी बार आप, अच्छा इतना अच्छा है कि 10 बार आप सुनेंगे भी तो सुनने से भी याद होता है। ठीक है, तो मेरी जितनी भी वीडियो है सबका नोट्स बना लीजिए और मैं सब खत्म भी करूंगा पूरा जीएस। तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जियोग्राफी हो गया, जितने भी वीडियो खत्म होते जाएंगे 1 बाय 1 टॉपिक, वो सब का हर सब्जेक्ट का अलग अलग आप नोट्स बनाइए और फिर देखिए आपका एकदम जीएस का एक बढ़िया नोट्स बन जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो आपने आराम से कोचिंग कर ली। ठीक है, पैसे के लिए जरा भी नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए और कोई अंतर नहीं है, जिस प्रकार मैं क्लास में पढ़ाता हूं सेम टू सेम यहाँ पे पढ़ाता हूं। ठीक है, आइए देखा जाए, ये क्या लिखे हैं, शैवाल प्रस्फुटन, जिसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। किसी भी जलीय परितंत्र में, एक्वेटिक इकोसिस्टम अगर है, वहां पे अगर NO3PO4 मतलब नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ता कैसे है, जहां पर भी कई जगह फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगे हुए हैं, कई जगह लेदर इंडस्ट्री लगे हुए हैं, तो उसके चलते किसी भी जलीय परितंत्र में नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाए तो उसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। ठीक है, अब आपको आश्चर्य लगेगा कि सुपोषण क्यों कहेंगे, समझिएगा बात को। उसको सुपोषण कहेंगे जिससे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से शैवालों की तीव्र वृद्धि होगी। शैवाल जो एल्गी हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ करेंगे और उसे ही एल्गल ब्लूम कहा जाता है, शैवाल प्रस्फुटन। ठीक है, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ तो जलीय परितंत्र में नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा बढ़ेगी, उसी को न्यूट्रिफिकेशन सुपोषण कहते हैं, जिससे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। फिर क्या करेंगे, उसी के चलते शैवाल बहुत तेजी से ग्रो करते हैं
और उसे ही एल्गल ब्लूम कहा जाता है। ठीक, तो अब यहां क्या बुरा है? शैवाल तो भाई जितना अधिक होंगे उतना अधिक क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। शैवाल कहाँ लगते हैं? पानी पे। जो आप काई देखते हैं हरे रंग की, वही शैवाल है। ठीक है, तो जितना भी किसी भी वाटर में जितने अधिक लेवल में शैवाल बिछ जाएगा, काई लग जाएगी, तो क्या है? फोटोसिंथेसिस तो वो भी करेंगे और भारी मात्रा में ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज करेंगे। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा? मान लीजिए कोई जलाशय है और ये पूरा का पूरा एल्गी से भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे जितने भी ये सूर्य हैं, सन रेज आएंगे, ये क्या होगा? इस एल्गी के चलते जितनी भी सनलाइट है, प्रकाश सूर्य का, वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक, और अंदर नहीं जाएगा तो पानी के अंदर भी कई प्रकार के जीव, कई प्रकार की मछलियां, कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनको क्या होगा? वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे बिना प्रकाश के, तो वो क्या होंगे? उन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगेगा। दूसरी बात, भारी मात्रा में जब शैवाल ग्रो कर जाएगा तो शैवाल तो फोटोसिंथेसिस करके तो ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया वायुमंडल में, लेकिन शैवालों को भी तो जिंदा रहने के लिए सांस लेना है, और ये जो श्वसन क्रिया करेंगे तो ये भी तो उसी पानी से ऑक्सीजन लेंगे, और जैसे ही ये उस पानी से ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं तो सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ता है? नदी, तालाब, समुद्र में, वहां पे उस जगह की जो मछलियां होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कई बार ये इतना घातक हो जाता है जिसे कहा जाता है कि पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम ही तबाह हो गया। ठीक है, इसे ही कहते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा और इसको 2 बार देखिएगा, तो मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि फिर वाटर पोल्यूशन से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 1 बाय 1 आता जाएगा। प्रदूषण को आप नोट्स बनाइएगा तो अपना नोट्स आप एक ही टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि टॉपिक तो एक ही है, कई खंडों में बटा हुआ है। ठीक, तो ये था वाटर पोल्यूशन। इसके बाद लाएंगे हम एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, फिर सॉइल प्रदूषण, मिट्टी मृदा प्रदूषण, फिर उसके बाद साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज अभी पोल्यूशन वाली चलेगी, इसको आप लोग मन से पढ़िए। ठीक है, और दोस्तों लाइक किया करिए, लाइक करते हैं आप, कमेंट किया करिए, कमेंट करते हैं आप, तो हम लोगों को और उत्साह मिलता है। ठीक है, और समझ में भी आता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं, और जहां जो चीजें समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दिया करिए, अगले वीडियो में उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, मन से पढ़िए, और वीडियो को मेरे जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी दोस्तों को, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनको किसी कारणवश पढ़ाई में रुकावट आ रही है, तो आप उनको प्लीज शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सबको इस वीडियो से, जितनी भी हमारी सीरीज चल रही है, मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी ही मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।